के बारे में धारणा बन गई है कि कांग्रेस स्नैचेस द डिफीट फ्रॉम द माउथ ऑफ विक्ट्री। एक्चुअली वो डिफीट को स्नैच करती है कि हाँ तू आ जा मेरी साइड में। और मैंने पहले जैसे एक शब्द यूज किया, रेस कोर्स में लंगड़े घोड़े नहीं जीतते साहब, रेस कोर्स में लंगड़े घोड़े नहीं जीतते, अरबी घोड़े जीतते हैं। और भारतीय जनता पार्टी चुनाव अरबी घोड़ों के साथ लड़ती है। अभी समझ में नहीं आता कि हेमंत कुमार जी अब ये दिल्ली में मीटिंग भी कर लेंगे तो उससे क्या हो जाएगा। जो 50 दिन रह गए हैं पूरे के पूरे चुनाव के लिए, जो एक निर्णय तक नहीं पहुंच पाते, जून से लेके आज करते 6 महीने 7 महीने हो गए, ये सीट एडजस्टमेंट की बात नहीं कर पाए, प्रचार कमेटी नहीं बना पाए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि सर वो मीडिया को नहीं साध पाए, मीडिया से कोई बात नहीं कर पाए। और अब मोदी जी का विकसित भारत के ऐड यूट्यूब के ऊपर, मेरे चैनल के ऊपर भी सर फ्लडिंग है, फ्लडिंग। आप कोई चैनल उठाइए यूट्यूब का, ऑन कीजिए, विकसित भारत आ रहा है सामने, टीवी ऑन कीजिए, विकसित भारत है, अखबार खोलिए, विकसित भारत है। सर ऐसा लगता है कि एक ही शख्स का चेहरा चारों ओर चल रहा है। ये जो फ्लडिंग है इनका, जो ऑलमोस्ट जो ऑन स्लॉट है, वो इंसान को फ्लमॉक्स कर देता है कि मैं कहां जाऊं। अल्टीमेटली हर जगह वही एक चेहरा सामने आ रहा है और वो मेस्मराइज करता है आपको। वो आपको कहता है कि नहीं मैं आपको नौकरी दूंगा, मैं आपको आशा दूंगा, मैं आपको सब कुछ दूंगा। ये लोग निकम्मे लोग हैं। और जब ये कुछ करते ही नहीं जिसके ऊपर मेरा यकीन होता है, ये अपना बैठे हुए। और राहुल गांधी नजर नहीं आते सर कहीं पर। वो तो उनका विदेश का प्रोग्राम था 8-10 दिन का, वो तो अभी पता नहीं किस दबाव में आके कैंसिल किया, लेकिन कहीं सड़क पर नजर नहीं आते। कल इनके 15 मेंबर निकल गए पार्लियामेंट से। सर कोई सड़कों पे नहीं है, एक आदमी सड़कों पे नहीं है सर। एक आदमी जद्दोजहद के लिए तैयार नहीं है कि बाहर जाए सड़कों पे, कुछ रास्ते जाम करे, कुछ रेल रोको करे, कुछ करे। कुछ नहीं साहब, कुछ नहीं। ऐसा लगता है इनके अंदर की कोई आग नहीं है। और जिसका लीडर अगर ये कह दे कि मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना, मुझे पद की लालसा नहीं है, तो भाई साहब एक मुरारी बापू की तरह आश्रम खोल लो ना यार जाके कहीं पे, और वहां जाके मोहब्बत की दुकान के गुब्बारे बेचो। वो ज्यादा अच्छा होगा। बच्चे आएंगे गुब्बारे तो खरीद के ले जाएंगे कम से कम। हेमंत कुमार जी अनम्यूट कर लीजिए। दिनेश जी, जो 5 राज्यों के चुनाव हुए उसने ये साबित किया कि इस देश की जनता मोदी रिजीम के खिलाफ है। लेकिन इस देश की जनता जिनके ऊपर विश्वास करती है, वे लोग अमूमन, खास करके उसमें कांग्रेस को लगता है कि जनता से कोई मतलब ही नहीं है, उनको जनता से कोई लेना देना ही नहीं है। अब आप जो बता रहे हैं, जो चीजें सामने आ रही है, उसमें अगर जो संसद की जो घटना हुई, उस घटना के बाद तो मुझे लगता है कि पूरे विपक्ष को संसद के सामने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाना चाहिए था। और यह सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई, इस पर सरकार से जवाब ही नहीं, गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफे की मांग, अनकंडीशनल मांग होनी चाहिए थी। आप देखते देश की राजनीति का विमर्श कहां जाता, क्यों नहीं हो पाया ये? इससे बड़ा अवसर कुछ था क्या? मुझे लगता है कि 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आने के बाद ये एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जिसमें मोदी जी को जवाब देते नहीं बनता। हजारों करोड़ रुपए लगा करके इन्होंने जो सेंट्रल विस्टा बनाया है, उसमें सुरक्षा की इतनी बड़ी चूक हुई और उसको गोदी मीडिया तो निगल ही गया, पूरा विमर्श बदलने की कोशिश हो रही है। उसमें विमर्श को दूसरी तरफ ले जाया जा रहा है कि राहुल गांधी वहां खड़े होकर क्यों निहार रहे थे, वो उन लोगों को, जो लोग उसमें कूद गए थे संसद के भीतर में, उनको पकड़ने के लिए क्यों नहीं दौड़े। राहुल गांधी पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और आप जो है वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आपको तो अनिश्चित, मैं समझता हूं कि राहुल गांधी को लीड करना चाहिए था आगे से। इसमें राहुल गांधी वहां धरने पर बैठते, अपने सांसदों को बिठाते, बाकी के उसके बाद इंडिया अलायंस के लोगों को भी आमंत्रित करते कि नहीं, जब तक अमित शाह इस्तीफा नहीं देंगे हम लोग यही अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। ये संसद के साथ, देश की सर्वोच्च संस्था के साथ इतना बड़ा मजाक इन्होंने किया है। आप घेर लेते इनको, लेकिन आप नहीं घेर पाए। तो जो अहम मौके है जिसको बीजेपी, आपने कहा ना कि धीरेन्द्र साहू के यहाँ 350-60 करोड़ रुपए मिले और बीजेपी में का छोटा कार्यकर्ता, गांव का कार्यकर्ता से लेकर के और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक ने इसको राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया कि देखिए ये लोग 70 सालों से लूट रहे हैं और यही लोग पैसे लूट लूट करके और तहखानों में रखते हैं और खदानों में रखते हैं। तो ये नैरेटिव वो सेट करते हैं और आप
आप कुछ नहीं कर पाते हैं उनके खिलाफ। आप याद आप देख ले कि कई जगहों के उदाहरण आपको मिलेंगे आप कि जहां उनके जो जिलाध्यक्ष हैं वो क्या करते हैं, तो वो जमीन के ब्रोकर हैं, वो इसी काम में लगे रहते हैं। उनको पार्टी अध्यक्ष अपने बना रखे। ये जानकारी किसके पास में होनी चाहिए? कांग्रेस के हाईकमान के पास होनी चाहिए कि नहीं, कि आपका जिलाध्यक्ष कौन है, क्या करता है, कोई आंदोलन करता है कि नहीं। मैं जानता हूं ऐसे कम से कम 10 जिलाध्यक्ष को जिसका जमीन पर कोई लेना देना नहीं है। वो क्या करेगा आपके लिए? उसने कोई पार्टी संगठन नहीं बनाया है आपका प्रखंडों तक में, पंचायतों तक में। और जो लोग प्रखंडों और पंचायतों में उनके नेता हैं, वो मैं घोषित तौर पर कहता हूं, वो सब घोर अंदर से, मन और मिजाज से पूरी तरह भाजपाई हैं। वो चुनाव के समय अपना वोट भी अपनी पार्टी को नहीं देते हैं। ऐसे लोग कांग्रेस में बड़े पड़े हैं। तो आप कैसे उम्मीद करेंगे कि ये लोग बीजेपी इसके मुकाबला करेंगे? ऐसे तमाम लोगों को मैं जानता हूं। मैं बार बार इस बात को दोहराता रहता हूं कि मैं गांव से लेकर शहर तक आता जाता रहता हूं और सब जगह नब्ज पर हाथ रख करके देखता रहता हूं कहां क्या हो रहा है। और ये जरूरी है। बीजेपी ने पूरी तरह से एक चित्त पावन ब्राह्मणों की पार्टी और आरएसएस से पोषित पल्लवित पार्टी जो है वो कैसे अपने आप को पिछड़ों का, दलितों का मसीहा साबित कर रही है, ये कोई नहीं समझ रहा है इस बात को। जो दलितों पिछड़ों का सबसे बड़ा दुश्मन है, उसने अपने आप को उनका सबसे बड़ा हितैषी साबित कर दिया और आप मुंह ताकते रह गए। तो ये स्थिति जो अगर बनी है, उसमें कांग्रेस आप प्रस्ताव पारित करते रहे, आप भाषण देते रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, लेकिन आप इन चीजों पर गौर नहीं करेंगे, इन चीजों पर कार्रवाई नहीं करेंगे, तो नतीजा क्या होगा? आप जो रीजनल पार्टियां हैं, रीजनल पार्टियों के साथ मिलकर के आप सरकार अगर चला रहे हैं, तो संगठन चलाने से आपको किसने रोक रखा है? आप सरकार में है ना, लेकिन आप संगठन तो चलाएं। हम मेरे प्रखंड में जो प्रखंड अध्यक्ष है, मैं जानता हूं कि वो राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। पूरी तरह 2 लाइन वो नहीं, कहीं भाषण कर सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं, उनका दूसरा धंधा है, फिर भी वो प्रखंड अध्यक्ष बने हुए हैं। वो एक आदमी को मेंबर नहीं बना सकते हैं पार्टी का। तो ऐसे तमाम लोग भरे पड़े हैं। तो बिहार का उदाहरण, अगर जैसे राजेश भाई कह रहे हैं कि बिहार का उदाहरण अगर गुजरात में फिट करो या गुजरात का उदाहरण बिहार में फिट कर दो, सब जगह लगेगा कि आपको एक ही जैसी कांग्रेस दिखाई देगी आपको। तो ये हालत अगर बनी है, तो इस हालत से निपटने के लिए, इससे उभरने के लिए तो आपको कुछ करना पड़ेगा। और एक बात और मुझे दिखाई दे रहा है दिनेश जी, कि कांग्रेस की वजह से बाकी पार्टियों को मुझे लगता है कि नुकसान न कहीं बहुत बड़ा उठाना पड़ जाए, क्योंकि इतना लंबा समय निकल गया। 23 जून को आप याद कीजिए पटना की मीटिंग को, और आज ये 12वें महीने में हम लोग चल रहे हैं। 6 महीने में हम लोगों ने क्या हासिल किया? यानी कि जो इंडिया गठबंधन है उसने क्या हासिल किया? उसने यही हासिल किया कि आप आज तक कोई सरकार के खिलाफ कोई राष्ट्रव्यापी आंदोलन का कोई प्रोग्राम नहीं दे पाए। आप सीट शेयरिंग का फार्मूला नहीं दे पाए, आप कैंडिडेचर फाइनलाइज नहीं कर पाए। तो आप कर क्या रहे हैं? आप कुछ दिन आप तो, और जो आपके सहयोगी हैं उनकी बातों से ये बात स्पष्ट हो गई कि सहयोगियों को पता ही नहीं है कि हम लोगों को क्या करना है। चाहे नीतीश कुमार की बात को ले ले, ममता बनर्जी की बात को ले ले, अखिलेश यादव की बात को ले ले, इनसे ये लगता है कि कांग्रेस अपना एक तरफा कार्रवाई कर रही थी और ये तमाम लोग उनका मुंह निहार रहे थे। और ऐसी स्थिति में हुआ ये कि एक तरह से संवादहीनता की स्थिति बनी और कुछ हो नहीं पाया। आपको लड़ने से किसने रोका था? आप चुनाव भी लड़ रहे थे, आप सड़कों पर भी लड़ते हुए दिखते, ये चीज आप करते हुए दिख नहीं रहे हैं। तो नतीजा ये हो रहा है कि बीजेपी को आप कहीं लगता है कि वॉक ओवर देने की स्थिति पैदा कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति रही तो मुझे लगता है कि वॉक ओवर आप दे ही देंगे।